हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में ये सिखाऊंगा कि अगर आपको ये पता करना हो कि आपने जो पूरे साल में सेल की है उसमें से कितनी सेल आपने कैश में की है, यानी ऐसी कौन सी सेल है जिसके अगेंस्ट में आपने कैश रिसीव किया है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 100 रुपए की पूरे साल में टोटल सेल की है, तो आपने उस 100 रुपए में से कितनी सेल है जिसके अगेंस्ट में आपने कैश रिसीव किया है, और कितनी सेल है जिसका जो पैसा है आपने जो सेल किया उसका जो पैसा है वो आपने बैंक के थ्रू रिसीव किया है, यानी यूपीआई के थ्रू, चेक के थ्रू, यानी बैंकिंग मोड से रिसीव किया है। अगर आपको ये बाइफरकेट करना हो टैली में तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग ITR 4 फाइल करते होंगे या सेक्शन 44 AD में अपनी रिटर्न फाइल करते होंगे। हो सकता है आप ITR 3 फाइल करते हो लेकिन वहां पर आपने सेक्शन 44 AD ले रखा हो, प्रिजम्पटिव जो टैक्सेशन स्कीम है उसे आपने चूज कर रखा हो। तो उस केस में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में भी ये सारी चीजें थी लेकिन उस समय इतना बाइफरकेट करके आपसे नहीं मांगा जाता था। उस टाइम पर आपके लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं था, लेकिन अब आपके लिए 23-24 से, यानी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो आपकी ITR के जो फॉर्म्स है उसमें अब आप अगर सेक्शन 44 AD में रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि आपने कैश कितना रिसीव किया है सेल के अगेंस्ट में, और बैंकिंग माध्यम से कितनी पेमेंट रिसीव की है अपने सेल्स के अगेंस्ट में, यानी जो आपकी टर्नओवर है। उस टाइम पर आपको वो जो फिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टैली में से ये डेटा को अलग करके बाइफरकेट करके निकालना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एक तरीका जिससे आप निकाल सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि अगर आप एक ऐसी सेटिंग या ऐसा लेजर क्रिएट कर लें जिससे कि आपको उसे छांटने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ एंट्री करें और वो ऑटोमेटिक छट जाए, यानी वो ऑटोमेटिक बायफरकेट हो जाए कि आपने किसके अगेंस्ट में कैश रिसीव किया है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपको इतनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप इजिली पता कर पाएंगे कि जो मैंने टोटल सेल की है उसके अगेंस्ट में मुझे कैश कितना रिसीव हुआ है, यानी मेरी कैश सेल कितनी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी सेटिंग है या ऐसा कौन सा लेजर है जो हम क्रिएट करेंगे तो हमारी जो भी चीजें वो ऑटोमेटिक बायफरकेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट में जाना होगा और एक लेजर क्रिएट करना होगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसीलिए मैं अल्टर में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा लेजर क्रिएट किया है। मैं अल्टर में चला गया, लेजर में जाऊंगा और यहां पर आपको एक कैश सेल नाम का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, जैसे आप सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं वैसे ही कैश सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे, सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, ग्रुप वगैरह सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपको नाम डालना होगा कैश सेल। और इसी तरीके से आपको एक सेल का जो लेजर होता है वो भी आपको क्रिएट करना होगा, जो आप पहले से करते भी होंगे, क्योंकि जब आप सेल्स की एंट्री पास करते हैं सेल्स वॉचर में तो वहां पर आपसे लेजर पूछता है कि कौन सा लेजर चूज करना है। तो वहां पर आप क्या चूज करते हैं, नॉर्मली अगर आपने कॉमन लेजर बना रखा है सेल्स का तो आप सेल्स का लेजर चूज कर लेते हैं, ठीक है। और अब आपके केस में क्या होगा कि ये लेजर बनने के बाद जब आप कैश की एंट्री करेंगे, यानी कैश जिस सेल के अगेंस्ट में आप रिसीव करेंगे, तो वहां पर इस लेजर को आप चूज करेंगे एंट्री के टाइम। जैसे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहां पर मेरा सेल्स वाउचर ओपन है। यहां पर देखिए, जब आप किसी को कैश में सेल करते हैं, यानी आपने क्रेडिट नहीं देना है उसे, आपने पैसे लिए और उसे क्या किया, आपने माल दे दिया, तो उस केस में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, B2C के केस में मैं बता रहा हूं, B2B के केस में नहीं। B2B के केस में तो हमें लेजर बनाना ही होता है, लेकिन B2C के केस में हम क्या करते हैं कि कैश का जो ये लेजर होता है हमारा बाई डिफॉल्ट बना हुआ टैली में, इससे हम चूज करते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास पार्टी डिटेल्स का ये विंडो ओपन होता है तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर नाम या उसका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, अगर सामने वाला हमें कहता है कि हमें बिल चाहिए हमारे नाम से, तब। अदरवाइज हम कैसी यहां पर भी रहने देते हैं, ठीक है, ये हम कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आता है सेल्स लेजर का ये ऑप्शन आता है। यहां पर हम नॉर्मली क्या चूज करते हैं, जो भी हमारे पास सेल्स का लेजर बना हुआ रहता है वो हम यहां पर चूज करते हैं, जैसे कि ये लेजर, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें जब भी कैश सेल की एंट्री पास करनी है, जब भी हम पार्टी अकाउंट नेम में कैश चूज करेंगे, यानी जिस टाइम पर हम पैसे लेकर माल सामने वाले को दे रहे हैं
और हम पार्टी अकाउंट नेम में कैश ले रहे हैं, तो हमें सेल्स लेजर में कैश सेल का जो लेजर है इसे चूज करना है। ये ट्रैकिंग नंबर वगैरह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि बायफर्केट कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हो गया। अब मानकर चलिए किसी पार्टी को दे रहे हैं जो B2B है, तो उस केस में आपको सेल्स का ये लेजर चूज करना है, ठीक है। क्योंकि इस केस में मोस्टली आपको चांसेस होता है कि आपको पेमेंट बैंक के थ्रू आता है। मान लीजिए कैश में भी आएगा तो उसका आगे क्या रास्ता करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने एक एंट्री की कैश की, दूसरी एंट्री की B2B की, वहां पर मैंने पार्टी अकाउंट का जो लेजर है उसे चूज किया, ठीक है। अब मैं एक तीसरी एंट्री कर रहा हूं, जैसे मानकर चलिए ये एक पर्सन है, B2C ही सेल होगी इससे, लेकिन मैं इसका मैंने लेजर बना रखा है तो मैं इसे चूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है, या तो मैं इसे मतलब क्रेडिट पर गुड्स दे रहा हूं, तो उस केस में मैंने इसका लेजर बनाया है। या यहाँ पर एक रीजन ये भी होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी पार्टी है जो हमसे बार बार माल लेकर जाती है, कई बार क्रेडिट में ले जाती है, कई बार कैश में ले जाती है। तो उस केस में हम क्योंकि उसका लेजर बना के रखे होते हैं और हमें ये चेक करना होता है कि टोटल इस पार्टी ने मुझसे कितना माल लिया, तो उस केस में भी क्या होता है कि हम लेजर बना देते हैं। और फिर अगर उसने मुझे मतलब माल लेने के टाइम पर ही कैश दिया है तो फिर हम इसकी एक एंट्री रिसीट वॉचर में कर देते हैं कैश रिसीव की, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पर इससे नॉर्मली सेल ही ले रहा हूं, क्योंकि अभी ये मुझे नहीं पता है कि ये मुझे अभी हैंड टू हैंड कैश देगा कि नहीं। अगर मुझे पता है, मान लीजिए उसने कैश दिया फिर मैं बिल बना रहा हूं, तब तो मैं कैश लेजर ले लूंगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर मुझे नहीं पता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सेल्स ले लूंगा। क्या ले लूंगा, सेल्स। अब यहां पर मुझे क्या करना है, फिर से मान लीजिए जो भी आइटम है वो मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप जब सेल्स वॉचर में एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको किस सिचुएशन में कौन से लेजर को चूज करना है, ठीक है। जो सेल्स लेजर है वहां पर कौन सा चूज करना है। अब यहां पर दूसरी कंडीशन ये है कि मानकर चलिए जो आपने B2B सेल की है या B2C भी सेल की है, लेकिन उससे जो है पैसे आप बाद में लेंगे, तो हो सकता है वो बाद में आपको कैश के मोड में भी पैसे दे दे या बैंक के मोड के थ्रू भी पैसे दे दे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक काम और करना होगा। आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट में जाना होगा और यहां पर आपको वाउचर टाइप में जाना होगा और यहां पर आपको लिखना होगा। ये सारी सेटिंग्स जो है नंबरिंग वगैरह की, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या जैसे मैं कर रहा हूं वैसे भी रख सकते हैं। फिर इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन को यस करेंगे। यहां पर सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को यस करेंगे। अब यहां पर कैश चूज कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पर कैश चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ पार्टी का नाम चूज करना है और उसके बाद जो भी अमाउंट आपको एंटर करना है वो आप एंटर करके एंट्री को सेव कर सकते हैं। अगर आप ये जो नीचे इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन ऐसे यस नहीं करते तो वहां पर आपको बार बार कैश चूज करना पड़ता, तो बाई मिस्टेक हो सकता है आपसे कभी बैंक भी सेलेक्ट हो जाती है इस वाउचर के अंदर, तो इसीलिए मैंने वहां पर कैश बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट कर ही दिया। अब मानिए हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर रिसीट वाउचर में। अब जब भी आपको किसी भी पार्टी से कैश रिसीट हो, कोई भी पार्टी, चाहे वो B2B हो B2C हो, आप चाहें तो उन दोनों के लिए अलग भी बना सकते हैं इस तरीके से वाउचर, लेकिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना भी सही नहीं होता है। तो इस केस में क्या है कि जब भी आप किसी से कैश रिसीट करें, किसी भी पार्टी से, चाहे वो B2B हो या B2C हो, आपको क्या करना है, इसे चूज करना है। यहां पर जैसे ही आप इसे चूज करेंगे उसके बाद क्या होगा, यहां पर ऑटोमेटिक कैश आ जाएगा। कैश आने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना है, जैसे जो पार्टी है उसे चूज करना है और जो भी अमाउंट वो पार्टी दे रही है, मान लीजिए 500 रुपए आपको कैश में दे रही है, तो आपने इस तरीके से इसकी एंट्री पास कर ली। अब मानकर चलिए 500 रुपए वो आपको बैंक में दे रही है। होता है ना कि डिवाइड करके भी कई बार पार्टीज देती हैं पेमेंट, कुछ कैश में दे दिया, कुछ बैंक के थ्रू दिया। तो यहां पर मान लीजिए कि आपको बैंक के थ्रू दे रही है। मान लीजिए मैं बैंक का एक लेजर बना देता हूं, ये बन गया। इस पार्टी ने मुझे 500 रुपए बैंक के थ्रू दिया, कैश के थ्रू भी 500 दिया, बैंक के थ्रू भी, ठीक है। और फिर वो जो मेरी एक पार्टी थी जय करके, उसने भी मुझे कैश के थ्रू पेमेंट की, लेकिन इसने मुझे क्या किया, 400 रुपए पेमेंट की। कितनी की, 400 रुपए।
बाकी पेमेंट नहीं की। अब देखिए आपको क्या करना है। इसी तरीके से आपके एंट्रीज होंगी। मैं पूरे साल की तो नहीं दिखा सकता, लेकिन डेमो के रूप में मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, यहां पर सेल्स अकाउंट में जाएंगे, तो देखिए जिस पार्टी को, मतलब जिस कस्टमर को आपने कैश सेल की होगी, वो आपका ऑटोमेटिक यहां लिख कर आ गया कि आपने कैश सेल की है। इस केस में तो आपको सोचना ही नहीं है, पैसे लिए माल बेचा, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, वहां पर सीधा आपको कैश का जो लेजर है वो चूज कर लेना है। सिंपल, यहां पर आपको सीधे पता चल जाएगा कि टोटल आपने कैश में कितनी सेल की है। अब दिक्कत यहां आएगी, जिस पार्टी को आपने क्रेडिट किया है और उसने पेमेंट आपको बाद में दी है, चाहे वो B2B हो या B2C हो सकता है उसने पूरी पेमेंट बैंक के थ्रू दी हो सकता है उसने कुछ पोर्शन बैंक के थ्रू, कुछ पोर्शन कैश के थ्रू दिया हो, कुछ पोर्शन मतलब आपको बाद में देने वाला हो, या पूरा पूरा पैसा आपको कैश में दे दिया हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस होती है। और क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर आपको बताना पड़ता है कि जितनी भी सेल है आपकी, उसमें से कितनी सेल के अगेंस्ट में आपने कैश रिसीव किया है, आपको वो बताना पड़ता है ITR के अंदर। ऐसे तो वहां प्रॉफिट भी बतानी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप निकाल के बता सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि नेट प्रॉफिट जो आती है टोटल टर्नओवर के हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल लें, और फिर जब आप वहां पर कैश और बैंक का जो आपको सेल का टर्नओवर है वो अगर आपका डिवाइड है, आपने डिवाइड कर लिया है, तो फिर उसके हिसाब से वहां पर परसेंटेज लगाकर प्रॉफिट सामने में बैठा दें। ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है। अभी फिलहाल मैं सेल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसे निकालना। अगर आप सही से मतलब प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी इसे निकालने में। ठीक है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपने कैश सेल किया है और आपने वहां पर कैश लेजर चूज किया हुआ है, तो आपका क्या है कि आपको इस तरीके से वो चीज तो अलग से दिखाई देगी पहले ही। अब बच गया कि ये जो आपका सेल है, इसके अंदर कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसके अगेंस्ट में आपको कैश रिसीव हुआ होगा, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसके अगेंस्ट में आपको बैंक के थ्रू पैसा रिसीव हुआ होगा, या कुछ ऐसा भी होगा जिसमें पैसा रिसीव भी नहीं हुआ हो, फाइनेंशियल एंड हो गई हो, पैसा अभी तक आया ही नहीं हो। अब यहां पर आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं आना है, पहले पहले आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आना है। ठीक है, यहां पर अकाउंट्स बुक में आना है, यहां पर आपको जो रिसीट वाउचर है उसमें जाना है। ठीक है, जो रिसीट रजिस्टर है। अब मान लीजिए यहां पर मुझे क्या करना है, पहले पूरे पीरियड डाल देना है। जैसे अभी मेरे केस में तो 1 मंथ का है, आपके केस में तो हो सकता है पूरे साल का हो, तो आपको पूरा पीरियड डाल देना है। डाल दिया आपने। डालने के बाद पूरी एंट्रीज आपको यहां पर रिसीव होंगी। अब क्या है कि यहां पर जो भी आपका पेमेंट रिसीव हुआ है सेल के अगेंस्ट में, वो क्या रिसीव हुआ है, वो कैश में रिसीव हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं इसमें तो ये है, ये जो है इसने तो बैंक के थ्रू दिया है, तो यहां पर कैसे पता चलेगा। तो यहां पर वाउचर टाइप में आपको जाना है, और जो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, ये जो आपने एक वाउचर बनाया था नया, इसे चूज करना है। तो जितना भी आपका इस वाउचर के अंदर आपने एंट्रीज पास की होंगी सारी यहां पर आपको दिखेंगी। तो क्या होगा कि जो पूरे साल में टोटल आपको जो भी मतलब पैसा मिला है मतलब पार्टीज से, वो आपको यहां पर दिखेगा। मानकर चलिए यहां पर आपको मिला है 900 रुपया। ठीक है, 900 मिला। आप फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे। अब यहां पर आपको इसे तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, जो कैश सेल्स है इसे तो आपको पता चल गया कि कैश सेल इतना है, यानी टोटल मुझे इस सेल के अगेंस्ट में कैश इतना मिला, ये तो आपको पता चल गया। ये जो सेल है इसमें ना दिक्कत है, इसमें ना आपका दोनों मिक्स है, बैंक और कैश दोनों मिक्स है। तो वहां से आपको क्या पता चला, जो रजिस्टर उससे आपको क्या पता चला कि 900 रुपया मुझे कैश रिसीव हुआ है सेल्स के अगेंस्ट में। अब आपको यहां पर दिख रहा है टोटल 1904 रुपए की सेल है। तो अब आसान है कि नहीं, इसमें 900 रुपए जैसे ही घटाएंगे तो क्या बचेगा, जो सेल है, यानी इसके अगेंस्ट में मुझे बैंक के थ्रू पेमेंट मिली है, जाहिर सी बात है, यानी 104 रुपए 80 पैसा जो है इसके अगेंस्ट में मुझे कहां पेमेंट मिली है, बैंक में मिली है। लेकिन अब यहां पर आपका एक सवाल आएगा कि जो पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ, जैसे एक पार्टी का पैसा मैंने रोक दिया था, यहां पर था ना एक पार्टी थी जिसकी पेमेंट मैंने रोक दी थी, जय। अब आप बोलेंगे कि ये तो क्रेडिटर के अंदर दिख रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका क्रेडिटर आपसे कभी माल नहीं ले सकता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कुछ सामान आप उससे लेते हैं, कुछ वो आपसे भी लेता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को अभी ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए इसको अभी आप 1 मिनट के लिए डेटर ही मानिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर तो 600 रुपया बाकी है।
अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गई है, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मुझे कैसे पेमेंट करेगा, कैश में करेगा कि बैंक के थ्रू करेगा? तो देखिए, इसका तो कोई मतलब आंसर मैं परफेक्टली नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। इसके लिए तो मैं कोई ट्रिक भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो ट्रिक कब कैसे एप्लीकेबल होगी मैं कैसे बताऊं, क्योंकि यहां पर तो यही नहीं पता है कि ये पेमेंट कैसे करेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको इसे कैश ही मान लेना है, क्योंकि अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये जो सेल है इससे आपको कैश मान लेना है, यानी कि वहां पर जो आपको 900 के अलावा जो 1004 रुपये 80 पैसा दिख रहा था सेल्स के अंदर, तो उसमें 600 रुपये ये भी इंक्लूड है ना। तो वहां पर 400 को छोड़कर 404 रुपये 80 पैसा तो आपको कंफर्म है कि ये पैसा तो बैंक में आ चुका है। ये पैसा नहीं आया था 600 रुपया, तो इससे भी आपको कैश ही मानना होगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये तो अभी तक आपको कंफर्म ही नहीं है कि ये पैसा आपको किस मोड में रिसीव होगा, तो आपको कैश मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई होगी। अगर आपके पास भी इस तरीके के कोई सॉल्यूशंस हैं इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ब्रीफली, तो मैं फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके मेरे चैनल के थ्रू, क्योंकि मैं ही एक माध्यम हूं जो नॉलेज इधर से उधर स्प्रेड कर सकता हूं। मान लीजिए आपके पास दो चीज की नॉलेज है, अगर वो आप मुझे देते हैं जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है, तो वो मैं उस पर वीडियो बनाकर फिर मैं जब वीडियो डालूंगा तो वो 10 लोगों तक और पहुंचेगी, तो इस तरीके से नॉलेज फैलती रहेगी। तो अगर आपको ऐसा कोई नॉलेज है तो आप मुझे टैली से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरी जो मेल आईडी है उस पर भी आप भेज सकते हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना लूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।